हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मुझे एडोबी और ऊबर जैसी प्रोडक्ट कंपनीज़ में काम करने का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन कंपनीज़ में काम करते करते मैंने बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे भी कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा मैंने थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के लिए भी एप्लीकेशन डेवलप करी है। मुझे याद है 2014-15 में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डेवलप करी थी जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूज़ करते हैं। मतलब उस टाइम पे तो करते थे, आपका पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। जब आप स्पेस में होते हो तो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। आपकी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्पेस में। वो जो एप्लीकेशन थी वो एस्ट्रोनॉट्स की डाइट को मेजर करती थी कि कितना खाया है, कितनी कैलोरीज बर्न करी है, पूरे डे की एक्टिविटी रखती थी, रिपोर्ट जनरेट करती थी। मैं अकेला बंदा नहीं था, और भी बंदे थे। मैंने बैकएंड पे काम किया था, बैकएंड पे और भी बंदों ने काम किया था। कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने फ्रंट एंड पे काम किया, कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने डिज़ाइन किया, उसका UI UX डिज़ाइन किया। टॉप कोडर बेसिकली एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है और टॉप कोडर के थ्रू ही मुझे ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ था और मैंने इस प्रोजेक्ट पे सबमिशन करा। बट दिस इज़ नॉट अबाउट मी माई फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट यू। जावा कोर्स के अगले वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। जावा कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे फेज़ 2 के अंदर हैं। फेज़ 2 के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया, इसको पूरा समझ लिया। आज के वीडियो में हम लोग थ्रेड ग्रुप, थ्रेड लोकल, ये 3 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मल्टी थ्रेडिंग के टॉपिक में हम लोगों ने थ्रेड के बारे में समझ लिया, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जिन बंदों को एडवांस कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है भैया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। पहले हम थोड़े से कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर उन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग प्रैक्टिकली कोड में लिख के देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रेड से। थ्रेड बेसिकली एक सिंगल चेन ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन थ्रेड और हार्डवेयर का कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन को हम समझते हैं। हार्डवेयर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम CPU बोलते हैं। CPU की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, गीगाहर्ट्ज़ में स्पीड होती है। CPU के अंदर आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं CPU के अंदर। ट्रांजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करके हम लोग लॉजिक गेट्स बनाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दिख रहे होंगे। एडिशन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सब्सट्रैक्शन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो ये सर्किट्स के अंदर बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करके हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर को ये बोलता हूँ कि 2+2 करना है, तो सबसे पहले तो वो 2 को एक 0101 में कन्वर्ट करेगा, उसको एक ट्रांजिस्टर में रिप्रेजेंट करेगा। फिर दूसरे वाले 2 को वो 01 में कन्वर्ट करेगा, ट्रांजिस्टर्स में रिप्रेजेंट करेगा। फिर वो एक सर्किट पे इनको देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी सर्किट पे, और उसका आउटकम निकाल के हमें यहाँ पे 4 मिलता है। ओके, नंबर 1 तो ये। अब सेकंड टॉपिक ये आता है कि स्पीड का मतलब क्या हुआ बेसिकली। जैसे आप जब मार्केट में जाते होगे तो आपको पता चलता होगा कि यार 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। तो ये गीगाहर्ट्ज़ क्या है? बेसिकली गीगा एक नंबर है 10⁹, हर्ट्ज़ एक फ्रिक्वेंसी है। तो जो भी प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर्स के अंदर एक क्लॉक साइकिल होती है। क्लॉक साइकिल का मतलब है आपके ट्रांजिस्टर्स की स्टेट कितनी बार चेंज हो रही है 1 सेकंड के अंदर। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2 गीगाहर्ट्ज़, तो कहने का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 200 करोड़ बार आपके ट्रांजिस्टर्स की स्टेट को चेंज किया जाएगा, फ्लक्चुएट किया जाएगा। एक स्टेट का एक अलग मतलब होता है, दूसरी स्टेट का दूसरा मतलब हो गया। तो उन स्टेट्स को देख के, इलेक्ट्रिसिटी की स्टेट्स को देख के हम लोगों को पता चलता है कि हमारा जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है उसका आउटकम क्या है। जो क्लॉक साइकिल होती है, क्लॉक साइकिल को जनरेट करने के लिए एक कंपोनेंट होता है क्लॉक जनरेटर। ये एक प्रोसेसर के अंदर ये कंपोनेंट होता है। और पुराने ज़माने में जो प्रोसेसर्स आते थे वहाँ पे जो क्लॉक जनरेटर था वो बहुत ही स्लो स्पीड का था। वहाँ पे आपकी स्पीड सिर्फ कुछ किलोहर्ट्ज़ में ही होती थी। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग गीगाहर्ट्ज़ तक पहुँच गए। आपके पास जो फ़ोन है, उस फ़ोन की पावर पुराने ज़माने में जो सुपर कंप्यूटर्स थे उसकी पावर से ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी ने बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट किया है, ठीक है। अब प्रोसेसर के बाद आता है रैम। रैम के अंदर बेसिकली हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है। रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करते हो, आपका रैम के अंदर जो भी डाटा है वो सारा गायब हो जाएगा। तो ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। तो हमारे हार्ड डिस्क से डाटा उठ के आता है, रैम में स्टोर हो जाता है। जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो CPU रैम से डाटा मांगता है और उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है। CPU के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास कुछ कैशेज होती हैं।
जैसे कि यहाँ पे 3 लेवल की कैशेस होती हैं मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। अभी आपको रैम पता है, अभी आपको CPU पता है। ये जो कैशेस हैं ये आपने नया टर्म सुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये जो कैशेस होती है ना, ये स्मॉल मेमोरीज होती हैं। आपके रैम से जब डाटा उठ के आता है तो वो डायरेक्टली आपके प्रोसेसर पे नहीं जाता है, वो सबसे पहले इन कैशेस के अंदर आता है। L3 कैश के अंदर आएगा, फिर L2 के अंदर जाएगा, फिर L1 के अंदर जाएगा, L1 के बाद वो प्रोसेसर के अंदर जाएगा। तो L1 जो कैश होती है वो सबसे छोटी होती है और वो सबसे फास्ट होती है। L3 कैश जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और वो सबसे स्लो होती है। तो L3 कैश के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, वहाँ से फिर वो L2 में जाता है, वो और फास्ट है, उसमें कम डाटा होता है। फिर वो L1 में जाता है, वो और फास्ट है, उसमें सबसे कम डाटा होता है। और फाइनली वो जाता है CPU पे। तो ये जो कैशेस होती हैं इसके अंदर CPU के रजिस्टर्स होते हैं। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो वेरिएबल उन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे L1, L2, L3 कैशेस की ज़रूरत क्यों है? तो रैम जो होती है, रैम बहुत फास्ट मेमोरी है, लेकिन CPU के कंपैरिजन में रैम भी स्लो है। तो CPU इतना फास्ट होता है कि अगर वो रैम से डाटा मांगता रहेगा बार बार तो उसकी CPU साइकिल वेस्ट हो जाएगी। जो वो क्लॉक जनरेटर है वो साइकिल को जनरेट करता है, 1 सेकंड में उसने 200 करोड़ साइकिल को जनरेट करा। तो कहने का मतलब है वो 200 करोड़ ऑपरेशन कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए उसको डाटा भी तो चाहिए, जिस डाटा पे उसको ऑपरेशन करना है। तो अगर वो रैम से डाटा मांगने जाएगा तो जब तक डाटा आएगा CPU तक वो साइकिल वेस्ट होती रहेगी। तो रैम से डाटा आता है आपके पास L3 कैश में, फिर L2 में, फिर L1 में। L3 स्लो है, L1 सबसे फास्ट है। तो एक बार में बहुत सारा डाटा उठ के आ जाता है L3 के अंदर। फिर जितना CPU को चाहिए होता है वो L2 में चला जाता है, L1 में चला जाता है, फिर वो CPU के पास चला जाता है। तो क्लॉक साइकिल के कंपैरिजन में L1 सबसे फास्ट होती है और दोनों के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जितना ज़्यादा हो सके हम CPU की साइकिल को वेस्ट होने से बचाते हैं यहाँ पे। तो एक फिजिकल कोर एक थ्रेड को प्रोसेस करता है एक टाइम पे। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कोर्स हो सकता है। पहला एक कोर है, दूसरा कोर आ गया, तीसरा कोर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने आपके फिजिकल कोर होंगे उतने आपके पैरेलल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकता है प्रोसेसर पे। लेकिन अब यहाँ पे भी ना टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट कर दिया। इंटेल जो है, इंटेल दुनिया की सबसे पॉपुलर चिप मेकर कंपनी है, हम सबको पता है। तो इंटेल ने 2005-06 के आसपास एक ना बहुत ही मतलब चमत्कार वाला काम किया उन्होंने हाइपर थ्रेडिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। बेसिकली जितने आपके कोर होते हैं, फिजिकल कोर होते हैं, उतने ही आपके पास थ्रेड होते हैं। आप उतने पैरेलल कोड को चला सकते हो। ये तो हम सबको पता है और ये एक लिमिटेशन थी, हार्डवेयर की दुनिया में एक लिमिटेशन थी। इंटेल ने क्या करा, एक हाइपर थ्रेडिंग नाम की टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे हमारे पास कैशेस होती हैं और हमारे प्रोसेसर पे हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो अगर मुझे प्रोसेसर पे किसी दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो पुराना वाला थ्रेड है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब है उस थ्रेड की जो भी स्टेट है, जो भी वेरिएबल है, वो सबको मुझे क्लीन करना पड़ेगा प्रोसेसर के अंदर से। फिर जो नया थ्रेड आएगा उस थ्रेड की स्टेट को मुझे रजिस्टर्स में सेव करना पड़ेगा। टेक्निकली इस चीज़ को बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब कि आपने एक थ्रेड को हटाया, दूसरे थ्रेड को डाल दिया प्रोसेसर पे, कोर पे डाल दिया आपने, तो आपने कंटेक्स्ट को स्विच कर लिया। तो कंटेक्स्ट को स्विच करने में कुछ टाइम लगता है, मतलब एक मीनिंगफुल टाइम लगता है। तो इंटेल ने क्या बोला कि हर एक कोर के साथ मैं आप लोगों को डुप्लीकेट रजिस्टर्स दूंगा। यहाँ पे एक कोर है, उसके साथ एक सेट ऑफ रजिस्टर्स है, L1, L2, L3। उन्होंने क्या करा, डुप्लीकेट सेट ऑफ रजिस्टर्स बना दिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको कंटेक्स्ट स्विच करने में पुराने वाले थ्रेड की स्टेट को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे 2 डुप्लीकेट रजिस्टर्स हैं। तो जो CPU का कोर होता है, कोर पे आप एक साथ थ्योरेटिकली 2 थ्रेड चला सकते हो। एक थ्रेड की जो भी स्टेट है वो एक सेट ऑफ रजिस्टर्स में है, दूसरे थ्रेड की जो भी स्टेट है वो दूसरे सेट ऑफ रजिस्टर्स में है। थ्योरेटिकली बोला है मैंने। प्रैक्टिकली जब आप इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पे बात करोगे तो वहाँ पे तो एक थ्रेड ही रन होता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी से कंटेक्स्ट को स्विच कर लेगा और दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको स्टेट क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पहले थ्रेड का डाटा आपके पहले सेट ऑफ रजिस्टर्स में है, दूसरे थ्रेड का डाटा आपके दूसरे सेट ऑफ रजिस्टर्स में है। तो जो एक्चुअल में कोर है, जो फिजिकल कोर है, उस पर अगर पहला थ्रेड चल रहा है तो वो पहले सेट ऑफ रजिस्टर से बात कर लेगा, दूसरा थ्रेड चल रहा है तो वो दूसरे सेट ऑफ रजिस्टर से बात कर लेगा। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच करने में आपको कोई टाइम नहीं लगता। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इंटेल के शेयर रातों रात हवा में निकल गए। मतलब दुनिया पागल हो गई थी हाइपर थ्रेडिंग को सुन के। और ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली इंटेल ने ये बता दिया कि हमारे पास 2 फिजिकल कोर है। जैसे आपके पास 4 कोर होते हैं तो 4 थ्रेड बना सकते हो आप, तो इंटेल ने ये बोल दिया कि हमारे पास 8 कोर है। उनकी हाइपर थ्रेडिंग वाली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि एक फिजिकल कोर एक टाइम पे 2 थ्रेड को रन कर सकता है थ्योरेटिकली। तो ये पूरी की पूरे हार्डवेयर की कहानी है। ये थोड़ा सा ना एडवांस चीज़ है और मुझे लगता है आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अब हम लोग आते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 4 लाइनों का कोड लिखा हुआ है। फिर ये ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता है, वो किसी और ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता है एंड सो ऑन। तो ये आपकी पूरी एक चेन बन जाती है। जो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करी है, उससे तीसरे को कॉल करी है, तो ये एक तरीके से आप ग्राफ की तरह विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज़ को। जावा के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो इस ग्राफ को हम देख सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस मतलब कि एक थ्रेड का पूरा कॉल साइकिल क्या है, यहाँ से यहाँ गया वो, यहाँ से यहाँ गया वो, यहाँ से यहाँ गया, तो ये आपका स्टैक ट्रेस बनता है। अभी हम लोग आज की वीडियो में जब कोड लिखेंगे तो हम लोग स्टैक ट्रेस को निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोड है जो हमें थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जो फिजिकल हार्डवेयर पे CPU पे जो भी चेन चलती है, वो चेन हमारी लैंग्वेज से कनेक्ट कैसे होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए जावा ने एक थ्रेड नाम का कंसेप्ट बनाया है, थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। जावा के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है, तो उस फिजिकल चीज को डिजिटली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थ्रेड ऑब्जेक्ट को यूज करके रिप्रेजेंट करोगे। तो हमें मोस्टली थ्रेड ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, हमें तो बस अपने एप्लीकेशन लॉजिक से लेना देना होता है। तो ये एक साइड में मेरा जो ये एप्लीकेशन का लॉजिक है, ये लॉजिक मेरा जाएगा फिजिकल हार्डवेयर पे। तो ये फिजिकल हार्डवेयर पे जब जाएगा तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो थ्रेड ऑब्जेक्ट के थ्रू बनेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक और चेन निकाल सकता हूँ। जैसे हमने देखा था जब हम थ्रेड बनाते हैं तो रन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रन मेथड उसका सिर होता है। तो यहाँ पे मेरी एक और चेन बन गई, इसका एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बन गया और ये भी एक फिजिकल हार्डवेयर से कनेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरे के पूरे पिक्चर के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन का कोड हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने आपको ये सब क्यों बताया। मोस्टली जैसे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ना, 90% ऑफ द केसेस में उन लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि किस तरीके से हमारा कोड हमारे फिजिकल हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। उन लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। तो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को बाकी लोगों से एक एज बनानी है। आप लोग बाकी लोगों से अलग कब होगे? आप बाकी लोगों से अलग तभी होगे जब आपको उनसे ज़्यादा पता है, उनसे ज़्यादा आपको क्लैरिटी है कंसेप्ट्स को लेके। मोस्टली यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे क्या होता है कि भैया ये क्लास है, थ्रेड क्लास है, इसको आप एक्सटेंड करो, ऑब्जेक्ट बना दो, स्टार्ट मेथड को कॉल कर दो, दैट्स इट। तो ये तो आपको हर जगह पे पता चलेगा, लेकिन अब वो एक CPU है, वहाँ पे हम लोग सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो हमारा कोड किस तरीके से उससे कनेक्ट होता है, ये कंसेप्ट आपको समझाना था मुझे, इसलिए मैंने ये सारी की सारी आपको कहानी बना के बताई, ठीक है। अब थ्रेड की कहानी को हम लोगों ने समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला ये, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जावा लैंग्वेज के सारे वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन फेज़ 2 के जो भी वीडियोस हैं इसके अंदर हम एडवांस चीज़ों को सीख रहे हैं, ये आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पे सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करी थी, थ्रेड ग्रुप। तो थ्रेड ग्रुप क्या होता है हम उसको समझते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट मतलब कि एक फिजिकल थ्रेड जो आपके CPU पे रन हो रहा है। अब वो एक्चुअल में हाइपर थ्रेडिंग को यूज़ करके रन हो रहा है या फिर डायरेक्टली फिजिकल कोर पे रन हो रहा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं पता होता कि वहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग यूज़ हुई है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो प्रोसेसर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को झूठ बोलता है,
उसके पास एक्चुअल में 4 कोर होते हैं, लेकिन वो बताता है कि मेरे पास 8 कोर है, क्योंकि वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच के अंदर इतना कम टाइम लगता है कि वो एक तरीके से सेपरेट फिजिकल कोर की तरह काम करता है। ठीक है, तो आप मल्टीपल थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रख दो तो वो बन जाता है आपका थ्रेड ग्रुप। ग्रुप करने का मतलब है कि आपने थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर दिया। जैसे मान लो 2 थ्रेड आपने प्रिंटिंग के लिए निकाल दिया है, 3 थ्रेड आपने फाइल को अपलोड करने के लिए निकाल दिया है, 4 थ्रेड आपने फाइल को डाउनलोड करने के लिए निकाल दिया। तो आपने यहाँ पे टोटल कितने बनाए? टोटल आपने यहाँ पे इतने थ्रेड्स बनाए और उसको आपने ग्रुप कर दिया। प्रिंटिंग के लिए अलग ग्रुप है, डाउनलोड करने के लिए अलग है, अपलोड करने के लिए अलग है। ग्रुप करने का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे के पूरे एक थ्रेड ग्रुप को इजीली मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये आपको बोलता हूँ कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फाइल अपलोड करने के थ्रेड हैं, आपको सारे थ्रेड्स को सस्पेंड करना है, तो आप ग्रुप के नाम को यूज़ करके सारे के सारे थ्रेड्स को निकाल सकते हो, सभी को एक साथ सस्पेंड कर सकते हो। अभी ये सारी की सारी कहानी को हम लोग कोड में लिख के समझेंगे। आप वीडियो को देखते जाओ, आपको यहाँ पे वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो ही देखना दोस्तों, अगर आपको वीडियो ही पसंद नहीं आ रहा है तो देखने का क्या ही फ़ायदा। फिर तो आप लोग स्किप करके फटाक करके निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थ्रेड ग्रुप का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, थ्रेड लोकल। तो थ्रेड लोकल क्या होता है? थ्रेड लोकल बेसिकली जावा के अंदर एक क्लास है। थ्रेड लोकल क्लास को यूज़ करके हम लोग थ्रेड के स्पेसिफिक लोकल वेरिएबल्स बना सकते हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल बनाऊं, उस वेरिएबल का एसोसिएशन एक पर्टिकुलर थ्रेड के साथ होगा। जैसे आप इमेजिन करो, आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर 4 थ्रेड है। हर एक थ्रेड को अपना एक वेरिएबल कहीं पे स्टोर करना है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक थ्रेड लोकल क्लास को यूज़ करते हैं, थ्रेड लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को कॉल करके हम लोग थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स को सेव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। अभी आप लोगों को स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में पता होगा, आपने पक्का सुना होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। जावा के अंदर सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर थ्रेड लोकल यूज़ किया जाता है। वहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी के बारे में पता होगा। जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं आपके सर्वर पे, हर एक रिक्वेस्ट की ऑथेंटिकेशन अलग होता है। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट मारी तो मैं एक अलग यूज़र हूँ। एक दूसरा कंप्यूटर है, उस पर एक अलग यूज़र बैठा है, उसने अगर एक अलग रिक्वेस्ट मारी तो वो एक अलग रिक्वेस्ट है। तो हम दोनों अलग अलग यूज़र्स हैं, तो हम दोनों का ऑथेंटिकेशन अलग अलग है। तो ये ऑथेंटिकेशन वाले ऑब्जेक्ट्स को वो थ्रेड लोकल के अंदर स्टोर करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे जब हम लोग जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मेरा कहने का मतलब है, आज के वीडियो के अंदर हम लोग थ्रेड लोकल के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने वाले हैं। थ्रेड लोकल की कहानी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते आते हमारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग कोड के अंदर जाते हैं और हम ये सारी की सारी कहानी को कोड में लिख के समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर ली है, आप भी ओपन करो और मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी मेन क्लास है, मेन मेथड है। मेन मेथड में हम लोग कोई कोड नहीं लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया पैकेज बना लेता हूँ। यहाँ पे पैकेज बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं थ्रेड। सबसे पहले हम लोग थ्रेड क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, उसको समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक और क्लास बना लेता हूँ थ्रेड पैकेज के अंदर। क्लास बनाने के लिए वापस से आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं थ्रेड डेमो। ओके, इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक थ्रेड क्लास होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको थ्रेड क्लास ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लास ओपन कर ली यहाँ पे। इस क्लास के अंदर हमारे काम के 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहला कॉन्स्टेंट मिलता है मिन प्रायोरिटी। मिन प्रायोरिटी का मतलब है एक थ्रेड की मिनिमम प्रायोरिटी कितनी हो सकती है। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 1। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा कॉन्स्टेंट है नॉर्मल प्रायोरिटी, NORM_प्रायोरिटी। इसकी वैल्यू है यहाँ पे 5। बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड की प्रायोरिटी नॉर्मल प्रायोरिटी होती है और वो 5 होती है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक तीसरा कॉन्स्टेंट है मैक्स प्रायोरिटी। एक थ्रेड की मैक्सिमम प्रायोरिटी कितनी होती है वो एक तरीके से कॉन्स्टेंट में डिफाइंड है। मैक्सिमम प्रायोरिटी यहाँ पे 10 ही हो सकती है जावा के अंदर किसी भी थ्रेड की। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स तो हमने देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं हम उसको देखते हैं। हम
कितने तरीके से थ्रेड के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही तरीका देखा है कि आप उसके अंदर रनेबल का ऑब्जेक्ट पास कर दो। इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्टर्स हैं और हर एक कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसके लिए मैं वापस से अपनी थ्रेड डेमो वाली क्लास में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये मैंने बना लिया यहाँ पे। ना तो मैंने यहाँ पे रनेबल का ऑब्जेक्ट दिया है, ना फिर मैंने यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी को दिया है। तो जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी आ जाएगी 5 डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी। नेम मैंने यहाँ पे कोई दिया नहीं है, तो JVM बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम को जनरेट करेगा और असाइन कर देगा। इसकी स्टेट होगी यहाँ पे न्यू, ये अभी न्यू स्टेट के अंदर है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रनेबल का ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ये वाला जो थ्रेड है ये कोई भी काम नहीं करेगा। ये एक तरीके से बस एवं ही है, आपने जैसे ही उसको स्टार्ट करोगे वो बस स्टार्ट हो जाएगा और वापस से मर जाएगा, उसके अंदर कुछ काम नहीं होगा। आप इसको करके देख लेना अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है। मैं इस तरीके से लिखता हूँ थ्रेड T2 = न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मेरे को एक रनेबल का ऑब्जेक्ट देना है। तो अभी मेरे पास कोई रनेबल का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे जाके एक बार रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास रनेबल टास्क इम्प्लीमेंट्स रनेबल। इसके अंदर मैं एक रन मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ, कर लिया मैंने। और इसके अंदर मैं एक डमी कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ, ठीक है। फिर मैं नाम निकाल के लाता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको सिस आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास मैंने इसलिए बनाई है ताकि इसके ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास कर सकें। अब हम लोग वापस से मेन मेथड के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं न्यू रनेबल टास्क का ऑब्जेक्ट बना के इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो थ्रेड बनेगा उसके पास एक टास्क है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप जब भी इसको स्टार्ट करोगे तो जो भी हमने रन मेथड के अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इसका कोई नाम नहीं है, तो JVM बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम असाइन कर देगा। इसकी स्टेट होगी न्यू। जैसे ही आप स्टार्ट को कॉल करोगे वो रनेबल बन जाएगा, फिर वो रनिंग बन जाएगा। इसकी प्रायोरिटी होगी यहाँ पे 5, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 5 होती है, नॉर्मल प्रायोरिटी 5। फिर हमारे पास यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और होता है। आप इस तरीके से लिखो थ्रेड T3 = न्यू थ्रेड। इसके अंदर आप एक रनेबल का ऑब्जेक्ट पास कर दो और आप कॉमा लगा के एक थ्रेड का नाम पास कर दो। तो JVM यहाँ पे जो हमने नाम दिया है उसको यूज़ करेगा, वो एक डिफ़ॉल्ट नेम को जनरेट नहीं करेगा। तो इस केस में भी इसके पास एक टास्क है, तो आप जैसे इसको स्टार्ट करोगे वो वाला टास्क एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसकी प्रायोरिटी होगी यहाँ पे 5 और इसकी स्टेट होगी न्यू रनेबल रनिंग। इस तरीके से अपने स्टेट में आगे मूव करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और होता है। आप इस तरीके से लिखो थ्रेड T4 = न्यू थ्रेड और इसके अंदर आप थ्रेड का नाम पास कर दो। तो यहाँ पे हमने अपना खुद का एक नाम दे रखा है, हमने यहाँ पे किसी रनेबल के ऑब्जेक्ट को नहीं दिया है। तो इस थ्रेड के पास भी कोई टास्क नहीं होगा। इसकी स्टेट होगी यहाँ पे स्टार्टिंग में न्यू, फिर वो जैसे ही रनेबल में जाएगा उसके पास कोई टास्क नहीं है, वो वहाँ पे टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। प्रायोरिटी यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये 4 मोटे मोटे कंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हम जब थ्रेड बनाते हैं तो हम बनाने के टाइम पे उसको एक ग्रुप में असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं थ्रेड का। तो थ्रेड का ग्रुप बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे पास थ्रेड ग्रुप की क्लास होती है, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप ग्रुप का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाओगे, थ्रेड ग्रुप = न्यू थ्रेड ग्रुप, और कंस्ट्रक्टर में आप ग्रुप के नाम को पास करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला नाम पास कर रखा है। फिर इस ग्रुप के ऑब्जेक्ट को मैं थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, थ्रेड T5 = न्यू थ्रेड। इसके अंदर मैं एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट को देता हूँ, कॉमा लगा के मैं एक रनेबल टास्क को देता हूँ। तो अब ये जो थ्रेड है ये इस ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेगा। फिर हम लोग ग्रुप के साथ साथ थ्रेड का नाम भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, थ्रेड T6 = न्यू थ्रेड। इसके अंदर सबसे पहले मैं ग्रुप का ऑब्जेक्ट देता हूँ, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे रनेबल का ऑब्जेक्ट देता हूँ, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे थ्रेड का नाम दे देता हूँ। तो ये वाला थ्रेड के पास ये रनेबल टास्क है, ये इस ग्रुप में है और इसका नाम ये है। तो JVM बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम जनरेट नहीं करेगा, उसकी प्रायोरिटी होगी यहाँ पे 5, उसकी स्टेट वही होगी न्यू से रनेबल, रनेबल से रनिंग, ठीक है। फिर हमारे पास एक लास्ट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। मैं इस तरीके से लिखता हूँ थ्रेड T7 = न्यू थ्रेड, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ पे एक ग्रुप दे देता हूँ, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे थ्रेड का नाम दे देता हूँ। तो ये वाला थ्रेड इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम ये है। इसके पास कोई टास्क नहीं है करने को, हमने यहाँ पे कोई रनेबल दिया नहीं है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं करेगा, जैसे स्टार्ट होगा वहाँ पे मर जाएगा वो।
अभी हम लोग ये जितने भी थ्रेड हमने बनाए हैं हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप सभी थ्रेड को एक बार स्टार्ट करके देखो। जहाँ पे आपने रनेबल का ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आप सिस्टम में रन करोगे वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रेड क्लास के अंदर जो भी स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स थे हमने देख लिए, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग थ्रेड क्लास के अंदर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है डंप स्टैक। ये एक स्टैटिक मेथड है, तो मैं डायरेक्टली थ्रेड क्लास के ऊपर डॉट लगा के डंप स्टैक को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो भी स्टैक ट्रेस है वो हमको प्रिंट होते हुए दिखेगा हमारे कंसोल में। स्टैक ट्रेस क्या होता है, ये वाला हमने कंसेप्ट सीखा था कि यहाँ से यहाँ पे कॉल गई, यहाँ से यहाँ पे कॉल गई, यहाँ से यहाँ पे कॉल गई। तो डंप स्टैक में हमको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारे कौन सा मेथड किसको कॉल कर रहा है। जब हम इसको रन करके देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि थ्रेड का ऑब्जेक्ट लॉक होल्ड करता है या नहीं करता है। मल्टी थ्रेडिंग वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन के कंसेप्ट को समझा था। सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर पे हम लोग लॉक लगाते हैं। तो अगर हमें पता लगाना है कि हमारे थ्रेड के पास किसी ऑब्जेक्ट का लॉक है या नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है होल्ड्स लॉक। तो इसको मैं ज़रा आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे एक डमी ऑब्जेक्ट बना लो, फाइनल ऑब्जेक्ट लॉक इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। फिर आप थ्रेड क्लास के ऊपर इस मेथड को कॉल करो होल्ड्स लॉक। ये आपको एक बूलियन वेरिएबल रिटर्न करेगा और इसके आर्ग्यूमेंट में हमने यहाँ पे लॉक का ऑब्जेक्ट पास कर रखा है। तो जिस थ्रेड ने इस मेथड को कॉल करा है, अगर उस थ्रेड के पास लॉक होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे मेन थ्रेड को यूज़ कर रहे हैं। मेन थ्रेड से हमने होल्ड्स लॉक को कॉल करा है, तो मेन थ्रेड के पास इस लॉक का मॉनिटर नहीं है तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अगर मेन थ्रेड के पास इस लॉक का मॉनिटर होता तो हमें ट्रू मिलता। आप इसको करके देख सकते हो। आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखो, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर आप लॉक को पास करो और लॉक को पास करने के बाद आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर वापस से इस मेथड को कॉल कर दो। तो इस केस में हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हमने लॉक का एक्सेस ले लिया है। ऊपर वाले केस में हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और मेथड है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हुए आ रहे हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। करंट थ्रेड को कॉल करके आपको करंट थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ मेथड्स होते हैं जो स्टैटिक हैं, कुछ मेथड्स हैं जो नॉन स्टैटिक हैं। तो ये जो हमें थ्रेड का ऑब्जेक्ट मिला है, इस ऑब्जेक्ट पे हम नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने जो मेथड देखे हैं वो स्टैटिक हैं, अब हम लोग थोड़ा सा नॉन स्टैटिक मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले आप आईडी निकाल सकते हो थ्रेड की। तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे आप गेट आईडी को कॉल करोगे तो आपको थ्रेड की आईडी मिल जाएगी। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम असाइन करता है। आईडी एक इंटीजर नंबर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम असाइन कर देता है। हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर्स देखे हैं, कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोई भी आईडी पास नहीं कर सकते हैं, तो आईडी एक ऑटो जनरेटेड फील्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट नेम। गेट नेम को भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ये सारे के सारे कोड को ना यहाँ पे सिस आउट में लिखा हुआ है ताकि जब भी हम प्रोग्राम को रन करें आपको आउटपुट साथ साथ दिखता रहे यहाँ पे, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी को कॉल करके हमको प्रायोरिटी मिल जाएगी। और ये जो मेथड्स हैं ये नॉन स्टैटिक हैं, इनको कॉल करने के लिए आपको थ्रेड के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल कर रहे हैं, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे थ्रेड की स्टेट को निकाल सकते हैं कि उसकी करंट स्टेट क्या है। तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे मैं गेट स्टेट को कॉल करूँगा तो मुझे उसकी स्टेट मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आईडी, नेम, प्रायोरिटी, स्टेट ये सब हमें मेन थ्रेड की मिलेगी यहाँ पे। आप किसी और ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को कॉल करोगे तो आपको उस थ्रेड की आईडी, नेम वगैरह पता चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेम को सेट भी कर सकते हैं। तो नेम को सेट करने के लिए आप सेट नेम को कॉल करो और एक स्ट्रिंग पास कर दो, जो भी नया नाम है आप उसको पास कर दो। तो ये सेट नेम वाला मेथड भी हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक मेथड होता है सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी को कॉल करके हम थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ। ये वाला मेथड भी हम लोग देख चुके हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है गेट स्टैक ट्रेस। तो गेट स्टैक ट्रेस को कॉल करके हमें यहाँ पे एक एरे मिलता है, स्टैक ट्रेस एलिमेंट का एक एरे मिलता है। तो ऊपर हमने जब डंप स्टैक को कॉल किया था तो हमें वहाँ पे डायरेक्टली वो प्रिंट होगा हमारे को। यहाँ पे वो सेम स्टैक ट्रेस को हमें एक एरे मिल गया। ऊपर जो स्टैक ट्रेस मिला है वो सेम स्टैक ट्रेस हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ऊपर वो डंप हो रहा था। डंप मतलब कि वो प्रिंट हो रहा था, जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट था उस पर प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे हमारे को प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे हमको वो एक एरे में मिलेगा। उस एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग करेंगे नहीं,
लेकिन आप इस एरे के ऊपर लूप चला के इंडिविजुअल स्टैक ट्रेस एलिमेंट वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे थ्रेड का ग्रुप भी पता लगा सकते हैं कि ये थ्रेड कौन से ग्रुप में है। तो उसके लिए आप यहाँ पे थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे गेट ग्रुप को कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे थ्रेड का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मेन थ्रेड के ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहे हैं, तो जो मेन थ्रेड होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है वो मेन होता है। अभी हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे मेन दिखेगा। फिर यहाँ पे एक मेथड होता है इज़ अलाइव। इज़ अलाइव मेथड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है। अगर हमारा थ्रेड चल रहा है, मरा नहीं है, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। ये भी आपका नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको कॉल करने के लिए आपको थ्रेड के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है इज़ डेमन। इज़ डेमन जो मेथड है ये भी आपका बुलियन रिटर्न करता है। अगर आपका थ्रेड डेमन है तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। अब डेमन वर्सेस नॉन डेमन थ्रेड्स क्या होते हैं अभी हम लोग सीखेंगे, पहले हम सिर्फ मेथड को देख रहे हैं एक बार। ओके, फिर मैंने आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि आप थ्रेड के ग्रुप को यूज़ करके उस ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं सबको निकाल सकते हो। तो हम उस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड होता है थ्रेड डॉट एक्टिव काउंट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा थ्रेड है जो इस मेथड को कॉल कर रहा है वो किसी एक ग्रुप में होगा, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी एक्टिव थ्रेड्स हैं उसका काउंट मिल जाएगा मेरे को। तो अभी मेरे पास थ्रेड कौन सा है, मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड के अंदर ये कोड चलेगा, तो मेन थ्रेड का ग्रुप कौन सा होगा, मेन ग्रुप होगा। तो मेन ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं उसका काउंट मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक एरे बना सकता हूँ इस तरीके से। थ्रेड का मैंने एक एरे बना दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है एन्यूमरेट। तो एन्यूमरेट मेथड के अंदर मैं थ्रेड्स के एरे को पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली मेरे मेन थ्रेड जिस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है उस ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे थ्रेड्स इस एरे के अंदर आ जाएंगे मेरे को। स्टार्टिंग में मेरे पास एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे नल है। ठीक है, फिर मैंने उसको एन्यूमरेट करा, तो एन्यूमरेट मेथड क्या करेगा, इस एरे के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स को डाल देगा, वो सारे थ्रेड के ऑब्जेक्ट्स को डाल देगा जो इस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, जिस ग्रुप में मेरा करंट थ्रेड एग्जिस्ट करता है। ओके, इस एरे को मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करके सारे के सारे एलिमेंट्स को एक बार प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये सारे मेथड्स को एक बार देख लो ध्यान से, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो। अगर आप मेरे साथ साथ कोड नहीं लिखोगे तो आपको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला दोस्तों। ये एक हार्ड ट्रुथ है। आप चाहे वीडियो को 10 बार देखो, 20 बार देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कोड मैंने लिखा है आपको एक बार खुद से लिखना पड़ेगा और खुद से चलाना पड़ेगा उस कोड को। तो मैंने तो लिख दिया यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, इसको चला के भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन किया मैंने, आपको इतना लंबा चौड़ा आउटपुट दिख रहा है। हम एक बार इस आउटपुट को समझते हैं कि आउटपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टैक ट्रेस को डंप किया था, तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर स्टैक ट्रेस दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में एक्सेप्शन नहीं है। जब भी हम लोग थ्रेड को स्टैक ट्रेस डंप करने को बोलते हैं तो वो वहाँ पे एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट पे डंप स्टैक ट्रेस को कॉल करता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन कॉल हुई है और उसके बाद ये वाली। तो ना ये पूरा का पूरा जो चेन होती है कि यहाँ से यहाँ पे गई कॉल, यहाँ से यहाँ पे गई कॉल, ये सारी की सारी चेन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी हम लोग एक्सेप्शन को प्रिंट करते हैं, लॉग करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्सेप्शन का पूरा स्टैक ट्रेस दिखता है। तो वो स्टैक ट्रेस का मतलब यही है कि हमारा कोड कैसे आगे बढ़ रहा है लाइन बाय लाइन। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने इसको कॉल करा, फिर इसने इसको कॉल करा, फिर इसने इसको कॉल करा, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे होल्ड्स लॉक को कॉल किया था। तो पहले केस में हमें फॉल्स मिला है क्योंकि हमारे पास लॉक का एक्सेस नहीं था। फिर हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर होल्ड्स लॉक को कॉल किया था, तो वहाँ पे हमें ट्रू मिला है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे थ्रेड की आईडी मिल गई। JVM आईडी को ऑटोमेटिकली असाइन करता है, तो ये वाले थ्रेड की ये वाली आईडी है। ठीक है, फिर हमें थ्रेड का नाम मिल गया। ठीक है, फिर हमें थ्रेड की प्रायोरिटी मिल गई। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे थ्रेड की स्टेट मिली है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थ्रेड की स्टेट है रनेबल। वो न्यू था, मेन थ्रेड पहले सबसे पहले न्यू था, फिर वो रनेबल में गया, फिर वो रनिंग में गया। तो हमें यहाँ पे थ्रेड की स्टेट मिली है रनेबल। जिस मोमेंट पे वो मेथड कॉल हुआ है हो सकता है उस टाइम पे उसके पास CPU एक्सेस ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वो सिसआउट की कॉल मार रहा था। सिसआउट की कॉल मतलब कि एक IO ऑपरेशन कर रहा है वो, तो उस टाइम पे थ्रेड अपने आप स्विच होते रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्विच करता रहता है। फिर हमें यहाँ पे स्टैक ट्रेस का एरे मिला हुआ है। ऊपर जो स्टैक ट्रेस हमने डंप करा है वो सेम यहाँ पे हमें एरे के फॉर्म में मिला है, तो आपको ये इस तरीके से प्रिंट होते हुए दिख रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे थ्रेड का ग्रुप मिला है।
हमने वहाँ पे गेट थ्रेड ग्रुप मेथड को कॉल किया था, तो हमें यहाँ पे थ्रेड का ग्रुप दिख रहा है। ये वाला थ्रेड मेन ग्रुप के अंदर है, ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम प्रायोरिटी आपकी 10 है, ठीक है। फिर इज़ अलाइव हमें यहाँ पे ट्रू मिला है, हमारा थ्रेड अभी भी अलाइव है। इज़ डेमन हमें यहाँ पे फॉल्स मिला है। डेमन और नॉन डेमन दोनों में क्या फ़र्क होता है अभी हम लोग अगले सेक्शन में कवर करने वाले हैं, इसका पूरा कोड लिख के समझेंगे, ठीक है। इस डेमन हमें यहाँ पे फॉल्स मिला है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी थ्रेड बनते हैं वो डेमन थ्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे एक्टिव काउंट मिला है। मेरा जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड आपके मेन ग्रुप के अंदर है, ये तो हमें यहाँ पे ग्रुप के आउटपुट में दिख रहा है। तो मेन ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 थ्रेड होते हैं, एक तो हमारा मेन थ्रेड होता है, एक थ्रेड और होता है। तो यहाँ पे एक्टिव काउंट 2 है, और उसके बाद हमने दोनों थ्रेड के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका थ्रेड का आईडी है, थ्रेड का नाम है, थ्रेड की प्रायोरिटी है। फिर आपको यहाँ पे सेकंड थ्रेड का नाम दिख रहा है, उसकी आईडी है, उसका ये नाम है, मॉनिटर कंट्रोल ब्रेक कुछ उसका नाम है, फिर उसकी प्रायोरिटी भी है आपके पास, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको थ्रेड क्लास के सारे मेथड्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अगर इसको लेके कोई डाउट है गाइस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। मोस्टली इतना ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं बताता, मतलब मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लोग कोई फ्रेमवर्क को सीखते हैं या हम लोग रेस्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मेरा एम ये है कि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं। जितना भी मैंने सीखा है 10 सालों में, मैं सारे के सारे नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको कहा था डेमन और नॉन डेमन ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डेमन और नॉन डेमन बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। जो भी थ्रेड बनते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन डेमन थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है। नॉन डेमन थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि जब तक आपका थ्रेड ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका JVM स्टॉप नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको थ्रेड को कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहे हो, चाहे 10 दिन लग रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक नॉन डेमन थ्रेड रन हो रहा है तब तक आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी, JVM आप पे स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। डेमन थ्रेड्स का मतलब ये है कि अगर वो थ्रेड चल भी रहे हो ना तो भी आपका JVM स्टॉप हो जाएगा। जैसे आपका मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड से आपने यहाँ पे एक डेमन थ्रेड बना दिया, तो अगर डेमन थ्रेड को चलने में 2 दिन लग रहा है और आपका यहाँ पे मेन थ्रेड ख़त्म हो चुका है, तो JVM वो वाले थ्रेड को भी किल कर देगा, वो वहाँ पे वेट नहीं करेगा 2 दिनों के लिए। तो हम इसको ज़रा कोड में भी लिख के समझ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे पैकेज पे जाते हैं, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ डेमन डेमो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक अलग से मेन मेथड बना लेते हैं, बना लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक रनेबल टास्क बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लास रनेबल टास्क इम्प्लीमेंट्स रनेबल, इसके अंदर मैं रन मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल सा कोड लिख देता हूँ, थ्रेड t = thread.current thread। फिर मैं नाम को निकाल के लाया गेट नेम को कॉल करके, फिर मैंने वहाँ पे उसको सिस आउट कर दिया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले ना मैं इस रनेबल टास्क का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बना लिया मैंने। फिर मैं एक थ्रेड बनाता हूँ और उसके अंदर रनेबल टास्क को पास कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं थ्रेड को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस आउट करके लिख देता हूँ कि थ्रेड स्टार्टेड, ओके। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, जो मैंने वहाँ पे रनेबल टास्क के अंदर जो भी सिस आउट करा था हमें यहाँ पे दिख रहा है, प्लस उसके बाद जो मैंने मेन थ्रेड के अंदर जो भी सिस आउट करा था वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों थ्रेड्स, एक तो मेन थ्रेड और एक हमने जो बनाया है, ये दोनों नॉन डेमन है। इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस से अपने रनेबल के रन मेथड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे मैं थ्रेड के ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डेमन को कॉल करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं वहाँ पे उसको सिस आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, आपको इस डेमन का आउटपुट फॉल्स दिख रहा है। ये नॉन डेमन थ्रेड है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉन डेमन थ्रेड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको कहा था कि जब तक एप्लीकेशन के अंदर कोई भी नॉन डेमन थ्रेड्स चलते रहेंगे तब तक आपका मेन थ्रेड मरेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रनेबल के रन मेथड के अंदर हम लोग थ्रेड को स्लीप कर देते हैं। मैंने यहाँ पे स्लीप मेथड को कॉल करा और मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाता हूँ। स्लीप मेथड हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो उसको मैंने ट्राई कैच के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा,
जब तक मेरा यहाँ पे थ्रेड सो रखा है तब तक मेरा प्रोग्राम मरा नहीं है, प्रोग्राम अभी भी वेट स्टेट में है, वहाँ पे वो वेट कर रहा है। और जैसे ही वो स्लीप मेथड की कॉल रिटर्न आई उसके बाद मेरे को आउटपुट दिख रहा है और उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो थ्रेड हमने बनाया है ना, हम इसको सेट डेमन करके ट्रू कर देते हैं। तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे सेट डेमन को कॉल करता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा ये जो थ्रेड है ये डेमन थ्रेड बन गया, पहले नॉन डेमन था, अब ये डेमन बन गया। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम वेट नहीं करेगा, वहाँ पे हमने 5 सेकंड के लिए स्लीप कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेवीएम बोलेगा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, जैसे ही मेन थ्रेड खत्म होगा मैं तो निकल लूँगा। अब हम वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, वहाँ पे 5 सेकंड के लिए वो स्लीप हो रखा था, वो स्लीप कॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही यहाँ पे मेन थ्रेड ख़त्म हो गया, जेवीएम ने बाकी सारे थ्रेड्स को किल कर दिया। बाकी जो भी एप्लीकेशन के अंदर डेमन थ्रेड्स हैं, सारे डेमन थ्रेड्स को एप्लीकेशन ने किल कर दिया, जेवीएम ने किल कर दिया। पहले वो 5 सेकंड के लिए वेट कर रहा था, इस केस में उसने 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं करा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट डेमन को कॉल करके हमने ट्रू पास कर दिया। तो डेमन थ्रेड्स का मतलब यही होता है कि वहाँ पे जैसे ही जेवीएम ख़त्म हो जाएगा, मेन मेथड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारे डेमन थ्रेड्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली किल हो जाएंगे। अगर वो कोई भी काम कर रहे हो वो आधे स्टेट में वहाँ पे किल हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप थ्रेड बनाओगे आपको नॉन डेमन थ्रेड्स बनाने हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे थ्रेड्स नॉन डेमन थ्रेड्स होते हैं। हम यहाँ पे सेट डेमन मेथड को कॉल करके उस थ्रेड को स्पेसिफिकली डेमन बना सकते हैं। ऐसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, एडोबी, ऊबर वगैरह वगैरह, इसके अंदर हमें कभी कभी डेमन थ्रेड्स को भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाले कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे थ्रेड ग्रुप को समझते हैं। थ्रेड ग्रुप का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट तो हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग ग्रुप को यूज़ करके उस ग्रुप के अंदर जो भी थ्रेड्स होते हैं सबको एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं थ्रेड ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अपनी खुद की एक कस्टम क्लास बनाते हैं थ्रेड की। मैं यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए एक्सटेंड करूँगा क्योंकि हम उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास, क्लास का नाम हम दे देते हैं माय थ्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सटेंड्स थ्रेड लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखने वाला हूँ, आप कोड को ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन पे कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। ये कोड मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ग्रुप के कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, सस्पेंड फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू फॉल्स है। ये फ्लैग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस फ्लैग के बेसिस पे हम अपने थ्रेड को सस्पेंड कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, फिर इसके अंदर मैं अपना एक कस्टम कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मैं नाम को लेता हूँ और एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट को लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड को यूज़ करके दोनों प्रॉपर्टीज़ को ऊपर पेरेंट में पास कर देता हूँ। जो भी नाम और ग्रुप मेरे को मिला है मैंने सुपर को यूज़ करके उसको पेरेंट को दे दिया। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे एक सस्पेंड मेथड बनाते हैं, अपना खुद का एक कस्टम सस्पेंड मेथड। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड माय सस्पेंड। ये कुछ नहीं करेगा, ये ऊपर सस्पेंड फ्लैग जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। तो मैं यहाँ पे सस्पेंड फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपना एक रिज्यूम मेथड बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड माय रिज्यूम। ठीक है, और ये कुछ नहीं करेगा, ये सस्पेंड फ्लैग को फॉल्स कर देगा। जब उसको सस्पेंड होना था तो वो फ्लैग ट्रू हो गया, जब उसको रिज्यूम होना है तो वो फ्लैग फॉल्स हो गया। ठीक है, फ्लैग को सेट करने के बाद हमें यहाँ पे एक काम और करना है, हमें यहाँ पे नोटिफाई करना है। अब क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है तो जो भी थ्रेड इस ऑब्जेक्ट के मॉनिटर पे वेट कर रहा होगा हमें उन सबको नोटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे नोटिफाई को कॉल कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई कैच लिखता हूँ। अभी हम जो कोड लिखने वाले हैं उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो मुझे यहाँ पे ट्राई कैच को यूज़ करना पड़ेगा। कैच के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर लिया। एक्सेप्शन को कैच करने के बाद मैं यहाँ पे system.out.println करके सबसे पहले तो एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करता हूँ, थ्रेड का नाम प्रिंट करता हूँ कि कौन से थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन आई है। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println एग्जिटिंग दिस थ्रेड
और मैंने यहाँ पे गेट नेम को कॉल करके थ्रेड का नाम निकाल लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने किया क्या है, अभी तक हमने एक सस्पेंड फ्लैग बनाया है, स्टार्टिंग में वैल्यू फॉल्स है। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हमने नाम को लिया है, ग्रुप को लिया है, उसको मैंने सुपर कॉल करके पेरेंट में पास कर दिया। और हमने यहाँ पे दो मेथड बनाए हैं, एक तो सस्पेंड करने के लिए, एक रिज्यूम करने के लिए। जो सस्पेंड है वो सस्पेंड फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर देता है, जो रिज्यूम है वो सस्पेंड फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देता है। ओके, अब हम लोग रन मेथड के अंदर जो ट्राई कैच लिखा हुआ है उसके अंदर हम यहाँ पे सिंपल सा लूप लगाते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसके अंदर सबसे पहले मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके थ्रेड का नाम प्रिंट करता हूँ, कॉलन लगा के मैं यहाँ पे i वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। कहने का मतलब है कि ये जो थ्रेड है ये अभी इस लूप वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे थ्रेड को स्लीप करता हूँ। स्लीप में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो स्लो आउटपुट हमें दिखेगा, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्लीप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आने वाली है इम्पॉर्टेंट चीज़। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक मेरा थ्रेड सस्पेंड है मैं अपने कोड को आगे नहीं बढ़ा सकता। वहाँ पे हमने माय सस्पेंड को यूज़ कर रखा है, तो जैसे ही वहाँ पे फ्लैग ट्रू हो जाएगा मेरे को अपने कोड को आगे नहीं बढ़ाना। जो भी फॉर लूप के अंदर मैं 0 से लेके 5 तक लूप कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो लूप ना हो, वो वहाँ पे सस्पेंड रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यूज़ करेंगे। दिस के ऑब्जेक्ट पे मुझे सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं वाइल लूप को यूज़ करूँगा, वाइल सस्पेंड फ्लैग। फिर वाइल की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा वेट। तो कहने का मतलब है कि जब तक मेरा सस्पेंड फ्लैग ट्रू रहेगा मेरा कोड यहाँ पे वेट करेगा। मैंने यहाँ पे वेट मेथड को कॉल करा है, तो फॉर लूप आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे वेट करेगा। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे थ्रेड क्लास कंप्लीट हो गई। इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉजिक लिखा है। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि हमने यहाँ पे अपने कस्टम मेथड्स बना रखे हैं सस्पेंड करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए। सस्पेंड मेथड आपके फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर देता है, तो जब तक वो वैल्यू ट्रू रहती है तब तक मेरा फॉर लूप आगे नहीं बढ़ता, वो वहाँ पे वेट मेथड को कॉल करके वेट करता रहता है। रिज्यूम मेथड क्या करता है, फ्लैग की वैल्यू को यहाँ पे फॉल्स कर देता है, तो जैसे ही वो फॉल्स करता है वो नोटिफाई कर देता है। तो जब वो नोटिफाई करेगा तो हमारा फॉर लूप आगे बढ़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका ड्राइवर प्रोग्राम लिखते हैं। तो ड्राइवर प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ मैं, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं थ्रेड ग्रुप डेमो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे एक मेन मेथड बनाता हूँ, बना लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं 2 थ्रेड के ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप ए बनाता हूँ, ठीक है, उसका नाम मैंने ग्रुप ए दे दिया। फिर मैं यहाँ पे ग्रुप बी बनाता हूँ, उसका नाम मैंने यहाँ पे ग्रुप बी दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे 4 थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। ध्यान से देखना आप, 4 थ्रेड बनाने वाला हूँ मैं। 2 थ्रेड को ग्रुप ए में रखूँगा, 2 थ्रेड को मैं यहाँ पे ग्रुप बी में रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला थ्रेड बनाता हूँ, माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। इसके अंदर मैं यहाँ पे थ्रेड का नाम दे देता हूँ और ग्रुप ए पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 वाला थ्रेड है ये ग्रुप ए के अंदर है। ओके, फिर मैं यहाँ पे दूसरा थ्रेड बनाता हूँ, माई थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। इसके अंदर मैं थ्रेड का नाम दे देता हूँ और ग्रुप को दे देता हूँ। तो ये जो दूसरा वाला थ्रेड है ये भी ग्रुप ए के अंदर है। ओके, फिर मैं यहाँ पे तीसरा थ्रेड बनाता हूँ, माई थ्रेड T3 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। इसके अंदर मैं थ्रेड का नाम देता हूँ, ग्रुप का नाम देता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चौथा थ्रेड बनाता हूँ, माई थ्रेड T4 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। इसके अंदर अगेन मैं थ्रेड का नाम देता हूँ और थ्रेड का ग्रुप पास कर देता हूँ। ग्रुप को पास करने के लिए मैं वहाँ पे ग्रुप का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ तक होगा क्या, यहाँ तक मेरे पास 4 थ्रेड होंगे। 2 थ्रेड आपके ग्रुप ए में है, 2 थ्रेड आपके ग्रुप बी में है। डन है। फिर मैं यहाँ पे चारों थ्रेड्स को स्टार्ट कर देता हूँ, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट, T4 डॉट स्टार्ट। ठीक है, हमने 4 थ्रेड बना लिया, चारों को स्टार्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आता है इम्पॉर्टेंट काम। हम ग्रुप को यूज़ करके उस ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो सिस आउट कर देता हूँ सस्पेंडिंग ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं मुझे सभी को सस्पेंड करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक थ्रेड का एरे बनाता हूँ, उसका वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इस एरे की साइज़ क्या होगी, इस एरे की साइज़ वही होगी जितने ग्रुप ए के अंदर थ्रेड्स हैं। तो ग्रुप ए के अंदर कितने थ्रेड्स हैं उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे ग्रुप के ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगा के एक्टिव काउंट मेथड को कॉल करता हूँ। तो एक्टिव काउंट एक मेथड है जो थ्रेड ग्रुप के अंदर है। वो ये बताता है कि इस थ्रेड के अंदर जितने भी एक्टिव थ्रेड्स हैं उसका एक इंटीजर नंबर निकाल के हमें दे देता है।
हमने वो एक एरे बना के रख लिया। अब मैं यहाँ पे एन्यूमरेट मेथड को कॉल करता हूँ। थ्रेड ग्रुप के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे एन्यूमरेट मेथड को कॉल करता हूँ और उसके अंदर मैं एरे पास कर देता हूँ। तो अभी होगा क्या, अभी जब हमने एरे बनाया था तो उस एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स नल थे, ठीक है। उसकी साइज़ उतनी ही थी जितने उस ग्रुप के अंदर थ्रेड थे। हमारे ग्रुप के अंदर 2 थ्रेड है तो हमारे एरे की साइज़ हो जाएगी 2, लेकिन वो एरे स्टार्टिंग में नल है। फिर मैंने एन्यूमरेट को कॉल करा, तो एन्यूमरेट क्या करता है, इस ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स होते हैं उस थ्रेड के सारे ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर डाल देता है। हमारे पास यहाँ पे थ्रेड के ऑब्जेक्ट तो हमने ऊपर बना दिए T1 एंड T2। हम चाहें तो एन्यूमरेट को कॉल करने की बजाय डायरेक्टली वो T1 और T2 को एरे में डाल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस केस में तो हमारे पास थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे एन्यूमरेट को कॉल करो वहाँ पे आपके पास थ्रेड का ऑब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे ग्रुप ए जो है, एक ग्रुप है थ्रेड का, उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे वो सारे के सारे 1 बाय 1 करके एन्यूमरेट हो जाएंगे और वहाँ पे पुट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस एरे के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं मैं सारे के सारे थ्रेड्स को यहाँ पे सस्पेंड कर सकता हूँ एक ही साथ। कैसे, मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप को यूज़ करूँगा, किया मैंने, तो मेरे को यहाँ पे एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट मिल गया। मुझे पता है ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट मेरी क्लास का है, तो इसको मैं अपनी क्लास में कास्ट करके मैं यहाँ पे माय सस्पेंड को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे सभी थ्रेड्स के ऊपर माय सस्पेंड कॉल हुआ। माय सस्पेंड क्या करता है, सस्पेंड फ्लैग को ट्रू कर देता है। वहाँ पे हमने देखा था कि लूप के अंदर हम लोग वेट कर रहे हैं, जब तक आपका सस्पेंड फ्लैग ट्रू रहेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा आपका फॉर लूप, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेन थ्रेड को सुला देते हैं, सो जा भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए मेन थ्रेड को स्लीप कर देता हूँ, ठीक है। स्लीप करने से पहले मैं एक सिस आउट कर देता हूँ कि स्लीपिंग मेन थ्रेड, ताकि हमें पता चले कि वो कब स्लीप में जा रहा है। ओके, जैसे ही वो स्लीप से उठ के आता है मुझे यहाँ पे रिज्यूम करने हैं थ्रेड्स को, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस से सिस आउट कर देता हूँ रिज्यूमिंग ग्रुप ए, ठीक है। फिर मैं वापस से यहाँ पे लूप चलाता हूँ अपने एरे के ऊपर। मैंने लूप चलाया और इस बार मैं यहाँ पे लूप के अंदर माय रिज्यूम को कॉल करता हूँ। ओके, पहले मैंने सस्पेंड किया था, फिर मैंने मेन थ्रेड को स्लीप कर दिया। जैसे ही वो स्लीप से उठेगा मैंने वापस रिज्यूम कर दिया। इतना करने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जब तक आपके ग्रुप ए के अंदर जो भी थ्रेड्स हैं वो सस्पेंड हैं वो नहीं चलेंगे। 1 और 2 जो थ्रेड है वो नहीं चलेंगे क्योंकि वो सस्पेंड है। मेन थ्रेड भी आपका स्लीप में जा रखा है तो वो भी नहीं चलेगा, लेकिन जो ग्रुप बी के अंदर जो भी थ्रेड्स हैं वो आपके चलते रहेंगे और ये हमें आउटपुट में दिखेगा। थ्रेड्स को रिज्यूम करने के बाद मैं यहाँ पे चारों थ्रेड्स को कंप्लीट होने का मौका देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जॉइन को यूज़ करूँगा। T1.join, T2.join, T3.join, T4.join, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे सिस आउट कर देता हूँ एग्जिटिंग मेन थ्रेड। ओके, तो कंसेप्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थ्रेड ग्रुप को यूज़ करके उस ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं हम सबको एक साथ मैनेज कर सकते हैं। एक साथ मैनेज करने का मतलब है मैंने सभी को एक साथ सस्पेंड कर दिया, सभी को एक साथ मैंने यहाँ पे रिज्यूम कर दिया और एन्यूमरेट मेथड को यूज़ करके उस ग्रुप के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं सभी थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट को मैं ला सकता हूँ। इस केस में हमारे पास हमारे खुद के ऑब्जेक्ट हैं, हमको यहाँ पे मिले हुए हैं T1, T2, T3, T4, लेकिन मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में किसी और जगह पे इस मेथड को कॉल करो और उस जगह पे आपके पास वो वेरिएबल ना हो, थ्रेड का वेरिएबल ना हो, तो आप एन्यूमरेट को कॉल करोगे तो ये जावा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं से भी निकाल के लाए, वो आपको थ्रेड ग्रुप का ऑब्जेक्ट दे देता है। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया और हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट दिख रहा है। एक बार प्रोग्राम को चलने देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम लोग आउटपुट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे लाइन प्रिंट हुई है सस्पेंडिंग ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं उसको मुझे सस्पेंड करना है, तो ये आपको सिस आउट प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट हुआ है स्लीपिंग मेन थ्रेड, ठीक है। सस्पेंड करने के बाद हमने स्लीप करा था तो वो स्लीप में चला गया मेन थ्रेड। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट हो गया है। हमारे थ्रेड के अंदर हमने रन मेथड में फॉर लूप को यूज़ करा था 0 से लेके 5 तक, तो हर थ्रेड 0 से लेके 4 तक जाएगा। तो पहला थ्रेड 0 पे है, दूसरा 0 पे है, तीसरा 0 पे है, चौथा 0 पे है। यहाँ पे पहला और दूसरा थ्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि सस्पेंड कॉल होने से पहले ही वो फॉर लूप के अंदर जाके उसने पहला और दूसरा एग्जीक्यूट हो गया वो, लेकिन उसके बाद हमने सस्पेंड कर दिया।
तो सस्पेंड करने के बाद पहला और दूसरा थ्रेड आपका सस्पेंड हो गया है, उसके बाद सिर्फ तीसरा और चौथा चल रहा है। तो 3 4 3 4 3 4 3 4 इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रिज्यूम किया, तो हमें यहाँ पे सिस आउट दिख रहा है रिज्यूमिंग ग्रुप ए। ग्रुप ए को रिज्यूम करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि जब हमने सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंड करने के बाद हमारे पहला और दूसरा थ्रेड नहीं चला है, सिर्फ तीसरा और चौथा ही चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ है, 1 और 2 एक ही बार चला है। एक बार चलने के बाद वो सस्पेंड हो गए, तो उसके बाद वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 3 और 4 वाले थ्रेड चल रहे हैं और वो अपने लूप के वेरिएबल को प्रिंट करे जा रहे हैं। ओके, फिर जैसे ही वो रिज्यूम हुए 1 और 2 जैसे ही रिज्यूम हुए वो बाकी के वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो इतना जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लिखने के पीछे मकसद ये है कि आपको पता चले कि थ्रेड ग्रुप को यूज़ करके हम सारे थ्रेड्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना थ्रेड ग्रुप बनाया, थ्रेड ग्रुप बनाने के बाद हमने यहाँ पे 4 थ्रेड बनाए, 2 थ्रेड को हमने ग्रुप ए में डाला, 2 थ्रेड को हमने ग्रुप बी में डाला। ग्रुप ए के सारे थ्रेड्स को हमने यहाँ पे एन्यूमरेट करा, एन्यूमरेट करने के बाद हमने वहाँ पे माय सस्पेंड को कॉल कर दिया। तो एक ही साथ एक एरे में मुझे सारे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, उस ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो को सारे थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट एक ही एरे में मिल जाते हैं। उस एरे पे लूप चला के मैं यहाँ पे थ्रेड के ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल करके थ्रेड को सस्पेंड कर सकता हूँ, और उसी एरे पे लूप चला के मैं यहाँ पे थ्रेड के ऑब्जेक्ट के ऊपर माय रिज्यूम को भी कॉल करके उसको रिज्यूम कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको थ्रेड ग्रुप की क्लैरिटी मिली होगी। ग्रुप का पर्पज़ यही होता है, ये पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ 2 ही मेथड इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। पहला मेथड तो है आपका एन्यूमरेट। एन्यूमरेट मेथड को यूज़ करके आप सारे थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट को ले लेते हो, उस ग्रुप में जितने भी थ्रेड्स हैं सारे थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे मिल गए एन्यूमरेट कॉल करके, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मेथड है एक्टिव काउंट। एक्टिव काउंट मतलब कि इस ग्रुप के अंदर कितने थ्रेड्स एक्टिव हैं। ओके, बाकी ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिखा है, सस्पेंड कैसे करते हैं, रिज्यूम कैसे करते हैं। अगर 2 थ्रेड सस्पेंड हो जाते हैं तो बाकी ग्रुप में जो भी थ्रेड्स हैं वो चलते रहेंगे। ओके, तो अगर आपको थ्रेड ग्रुप को लेके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पे थ्रेड लोकल के बारे में बात करी थी, तो हम लोग थ्रेड लोकल को समझते हैं। थ्रेड लोकल क्लास बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम दे देते हैं थ्रेड लोकल, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप वापस से यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं थ्रेड लोकल डेमो, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं, बना लिया। अब थ्रेड लोकल ना एक क्लास होती है जावा के अंदर, और ये क्लास के अंदर आप थ्रेड के स्पेसिफिक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले थ्रेड लोकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल थ्रेड लोकल, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू थ्रेड लोकल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, मैंने यहाँ पे थ्रेड लोकल का वेरिएबल अपने मेथड के अंदर नहीं बनाया, मेन मेथड के अंदर, मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर बनाया है। क्लास के अंदर बनाने का एक रीज़न होता है, पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपका एक थ्रेड लोकल से काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, थ्रेड लोकल जो क्लास है ये आपके थ्रेड के स्पेसिफिक वैल्यूज़ को स्टोर करती है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक थ्रेड लोकल का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल करोगे, तो जिस थ्रेड से मेथड कॉल हुआ है उस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो क्लास है ये आपकी जेनेरिक क्लास है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को यूज़ कर रखा है, तो कहने का मतलब है इसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि इंटीजर, डबल, या फिर आप अपने खुद के कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट भी थ्रेड लोकल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मेन मेथड के अंदर आते हैं। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्रेड लोकल डॉट सेट, सेट एक मेथड होता है, इसको कॉल करता हूँ। इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट को कॉल करा, जो थ्रेड सेट को कॉल करता है उस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे कि हम लोग अभी मेन थ्रेड के अंदर हैं, तो मेन थ्रेड के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास गेट मेथड होता है।
तो मैं यहाँ पे system.out.println करता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे गेट मेथड को कॉल करता हूँ। तो इस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू सेट हुई होगी वो हमें मिल जाएगी। अगर हमने स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू सेट नहीं करी है तो हमें यहाँ पे नल मिलेगा। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सेट करने से पहले भी सिस आउट कर देता हूँ। तो पहले हमने कुछ सेट नहीं किया है तो वहाँ पे हमें नल मिलेगा, फिर हमने वैल्यू सेट कर दी तो हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक तीसरा मेथड और होता है रिमूव करने के लिए। तो आप यहाँ पे थ्रेड लोकल डॉट रिमूव को कॉल करो। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिमूव को कॉल करोगे, करंट थ्रेड के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू सेट है वो रिमूव हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू सेट ही नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को सेव कर रखा है मेन थ्रेड के करस्पॉन्डिंग, तो मेन थ्रेड के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू सेव होगी वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। रिमूव करने के बाद मैं वापस से एक बार सिस आउट करके गेट मेथड को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, सबसे पहले हमारे को कोई वैल्यू सेट नहीं हो रखी है तो वहाँ पे हमें नल दिख रहा है। फिर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को सेट कर दिया। ठीक है, फिर सेट करने के बाद मैंने वापस से गेट करा तो हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। फिर हमने वैल्यू को रिमूव कर दिया, रिमूव को कॉल करके। रिमूव करने के बाद जब हमने वापस से गेट को कॉल करा तो वहाँ पे हमें वापस से नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीन ही मेथड्स होते हैं थ्रेड लोकल के अंदर, गेट, सेट, रिमूव। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट ये समझना है कि जिस थ्रेड के अंदर से हम इस मेथड को कॉल करते हैं उस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग हमारे को वैल्यू रिमूव होती है, सेट होती है या गेट होती है। हम यहाँ पे मेन थ्रेड के अंदर हैं तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पे मेन थ्रेड के करस्पॉन्डिंग चलेंगे। आप यहाँ पे एक दूसरा थ्रेड बना के उस थ्रेड के अंदर थ्रेड लोकल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। तो जब आप उस थ्रेड के अंदर गेट करोगे या सेट करोगे तो उस थ्रेड के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप यहाँ पे एक और थ्रेड बनाओ। ठीक है, उस थ्रेड के अंदर आप यहाँ पे पहले सेट करो फिर गेट करो। मेन थ्रेड के अंदर तो आपने सेट गेट कर दिया, लेकिन जो आप नए थ्रेड के अंदर सेट गेट करोगे दोनों अलग हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तरीके से ना ये थ्रेड लोकल आपका एक मैप बन जाता है। मैप में आपकी जो की होती है वो होता है थ्रेड, और जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो हम वहाँ पे सेट करते हैं। ओके, तो इसका कोड मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप एक नया थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ, नया थ्रेड बनाओ और उसके अंदर वैल्यूज़ को सेट या गेट करके देखो। आपने मेन थ्रेड के अंदर जो वैल्यूज सेट या गेट करी हैं उसका नया थ्रेड से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका कोड मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा है। आज के वीडियो में हमने जो भी कोड लिखा है सारा का सारा कोड गिटहब पे अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कंटेंट को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। अभी मेरे कंटेंट पे कंटेंट डिस्कवरी बिल्कुल ज़ीरो है। कहने का मतलब ये है कि जो भी वीडियोस मैं ये बना रहा हूँ ये सही लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जो अभी मेरी करंट ऑडियंस है वो राइट ऑडियंस है। अगर आप वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप बिल्कुल सही पर्सन हो। अगर आपके जान पहचान में कोई भी आपका दोस्त या कोई कलीग जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो आप ये चैनल को उसके साथ शेयर करो। चैनल को बहुत हेल्प होगी, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।